नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका अफसर में। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपका अफसर में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे बड़े अधिकारियों से, ऐसी शख्सियत से जिनके सर पर जिम्मेदारियां होती हैं, जो लगातार समाज को और साथ ही साथ सरकार को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं, जो लगातार समाज की सुरक्षा करते हैं और भी कई जिम्मेदारियों को संभालते हैं। तो आज के अपने खास एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं फरीदाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट नसीब कुमार जी से। चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। नसीब कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बिल्कुल नसीब कुमार जी, आज अपने इस खास एपिसोड में कई सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, जिस तरह से कई सालों से आप कई जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, चूंकि सबसे पहले आर्मी ऑफिसर के बाद एक टीचर की भूमिका, एक प्रोफेसर की भूमिका भी आपने निभाई और आप अब प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। किस तरह से रहा ये सफर आपका? ये कंचन जी, सफ़र मेरा काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी रोमांच से भरा रहा। पूरा जो मेरी अभी एज यानी कि 40 क्रॉस किया है, तो मेरा जो 20 से 22 साल का जो करियर रहा, जिसमें से ज़्यादा समय मेरा आर्मी को दिख गया, 15 साल से ज़्यादा। उसके बाद कुछ साल मैं अपने प्रोफेशन में रहा और पिछले 2.5 से 3 साल से मैं अपनी इसमें एज ए HCS की अपनी कार्यकारी शाखा में हूँ। यहाँ पे भी मेरा ये तीसरा असाइनमेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी इंजॉयबल जर्नी भी रही, चैलेंजिंग भी रही और रोमांच से भरी भी रही। तो जिस तरह से आपने अपनी सफ़र की बात की, सफ़र तो बेहद रोमांचित रहा आपका। बड़ी चुनौतियां भी ज़रूर आई होंगी। लाजमी सी बात है कि जब आप आर्मी में रहे, आर्मी के बाद एक शिक्षक की भूमिका आपने निभाई और आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, तो कई चुनौतियां सामने आई। जब आप आर्मी ऑफिसर थे तो किस किस तरह की चुनौतियां सामने आई आपके? देखो, सबसे पहले तो मैंने आर्मी को ज्वाइन किया था 98 के अंदर, और आर्मी आफ्टर माई जैसे ही ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के ऑपरेशन में, ऑपरेशन विजय के दौरान मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हो गई थी। तो पहली पोस्टिंग थी, बिल्कुल यंगेस्ट थे, 18 ईयर से लेस थे, काफ़ी जोश भी था। तो वहाँ के ऊपर स्मॉल थोड़ी इंजरी भी हुई। मेरी पहली पोस्टिंग 22 गवर्नमेंट रेजिमेंट में, वो और बटालियन वाज इन द मेन बटालियन कारगिल एरिया। फिर उसके बाद 4 साल के लगभग मैंने अपनी इन्फेंट्री लाइफ की। फिर आई वॉज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू माई इन्फेंट्री लाइफ। देन माई सीनियर, माई बॉस, आई विल गिव क्रेडिट टू माई एट दैट कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जॉर्ज आशीष न्यूटन. He believed in my capability and he advised me to shift it to the military intelligence corps. Then I shifted into a military intelligence corps. Military intelligence corps, you have to remain in, you know about the intelligence life, different roles, some of the against the counter-insurgency, against the espionage, sabotage, subversions, in different roles. I work in different capacities. Meanwhile, my posting was in the different parts of the India. Maximum parts मेरा जम्मू एंड कश्मीर में रहा। वहाँ पे काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस किए, काफ़ी ट्रेनिंग भी की। ट्रेनिंग में भी अच्छे ग्रेड मेरे को मिले। उसके बाद अब कहीं न कहीं एक बार मेरे को ये लगा कि मेरे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान भी एक बार थोड़ा हाई इंजरी हुई, जैसे मेरे फेस के ऊपर देखते हैं, इसमें थोड़ी ही डिसेबिलिटी आती है। मेरे हाथ के ऊपर सेकेंड मेटाकार्बल डिस्प्लेसमेंट हो गया था। तो आई फील दैट आई वाज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू फुल माई कैपेसिटी टू द आर्मी जॉब। देन आई डिसाइडेड टू टेक प्री मैच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी. आई टेक प्री मैच्योर फ्रॉम द आर्मी. मीन द वाइल आई completed my degree. I did my graduation, post graduation in 2 subjects, political science or English. After taking premature retirement, then I cleared UGC NET in the subject of political science, and I cleared the Haryana Public Service Commission's assistant professor exam. I selected as an assistant professor, and I served in government colleges. After that, I appeared for the Haryana Civil Services examination. I was enjoying my journey as a assistant professor also, but I think that I can do some constructive work or by going into the administrative service. So I came into administrative service.
I served 1 year as a joint director medical education and research. I work in the food and drug administration, or for the last 6 months I am serving as a city magistrate Faridabad. तो बिल्कुल जिस तरह से आपने अपने सफ़र के बारे में यहाँ पर बताया, आपने एक बात बताई कि आप जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में तो चुनौतियाँ और ज़्यादा आपके लिए बढ़ गई होंगी, तो उस दौरान किस तरह से स्थिति थी और किस तरह से संभाला सब कुछ? जब मेरी ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर की सर्विस थी वो 99 से मैं J&K में पोस्टिंग था। 99 से मैं तक 2008 तक J&K में रहा। तो उस टाइम पर काउंटर इंसर्जेंसी का दौर कुछ ज़्यादा एक्टिव था, तो ज़्यादातर ड्यूटी सम टाइम काउंटर टेररिज्म में भी था। तो वहाँ पर हमने जो फील किया है, वहाँ की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है कि जहाँ तक जैसे आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द J&K एक्सेप्ट पूंछ, वेयर जहाँ पर रोड है, विकास है, वहाँ पे मिलिटेंसी का कम है लोगों का। तो वहाँ को पर शिक्षा है और विकास करेंगे तो वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व है, और काफ़ी हद तक अब उस पर कंट्रोल भी हो चुका है। बिल्कुल, तो ये तो आपका आर्मी का सफ़र रहा, जिस तरह से आपने अपने आर्मी के सफ़र को जिया। अगर बात करें एक प्रोफेसर के तौर पर, जब आपने अपनी भूमिका निभाई, बिल्कुल सब कुछ नया था, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर, अलग ही जिम्मेदारियाँ, देश की जिम्मेदारी, और उसके बाद फिर आप ऐसी भूमिका में गए जहाँ आपको अब बच्चों को पढ़ाना था, शिक्षा देनी थी, तो वो सफ़र कैसा रहा? जैसे कि मैं बता, मेरा टीचिंग में कुछ एक्सपीरियंस भी था, कुछ मेरा एप्टीट्यूड भी था टीचिंग में, बिकॉज आर्मी के दौरान भी हमारी जो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के अंदर हमारी ग्रेडिंग होती है। आई वॉज द इंस्ट्रक्टर, आई प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग टू द न्यू रिक्रूट्स और टू माई बैचमेट्स during my service, because I was the my grading was the I grading, AI बोलते हैं हमारी जो आर्मी का। जैसे हमारे का एवोल्यूशन आर्मी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट ग्रेडिंग के हिसाब से हो जाता है, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा था टीचिंग में आने का। दूसरा मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, ये काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट था, और मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ में वहाँ पे गया था। और मेरी पोस्टिंग रूरल एरिया में रही, जैसे अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के शहजादपुर कॉलेज में, काफ़ी वहाँ पे मैंने अच्छा काम भी किया। आई वॉज इंजॉइंग दैट जॉब आल्सो, बट एक कहीं मेरे को ये फील हुआ कि मैं इसकी बजाय यहाँ तो एक खाली एक एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, तो अगर मैं इससे एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे जाऊँ और लार्जर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट सोसाइटी को कर पाऊँगा। इसलिए फिर मैं प्रशासनिक। बिल्कुल, तो जिस दौरान आप प्रोफेसर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे, कभी आर्मी को मिस किया, याद किया कि नहीं, आर्मी को मिस तो नहीं किया कि मैं जो आज जो मैं हूँ वो सारा क्रेडिट अपनी सेना को दूंगा, क्योंकि जो कि शायद आर्मी ने मुझे जो प्रोफेशनली, जो फिजिकली जो ट्रेनिंग दी, यानी कि जो मेंटल स्ट्रॉन्गनेस आल्सो दी, क्योंकि आर्मी ने मुझे एक्सपोजर दिया एक्सट्रीम सिचुएशन में। आर्मी में क्या हमारे को हर चीज़ पे एक्सट्रीम पे ले गए, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे किसी प्रकार की, चाहे मेंटली हो, या चाहे इवन एजुकेशन। आर्मी क्या होता है, आर्मी के अंदर हमारे खाने से लेके, कपड़ा पहनने से लेके हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और उससे क्या हुआ कि जो मेरी रूटीन थी, जो ये मैं कहूँगा कि मेहनत करने की जो आदत बनी, तो जो मैं कहूँ तो इस फ्रंट के ऊपर तो आर्मी को मैं अपने को मिस करता हूँ, जो मेरी प्रोफेशनलिज्म होती है, और उसकी वजह से मैं आज आ रहा हूँ। और मैं अपने कार्य में, यानी कि चाहे टीचिंग का था या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का है, इसमें काफ़ी हद तक मैं अपनी सफल हूँ। तो बिल्कुल देश की सेवा करने के बाद, उसके बाद एक प्रोफेसर की भूमिका निभाने के बाद अब आ जाती है बारी प्रदेश की। जब आप प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, तो ये भूमिका किस तरह से निभा रहे हैं, किस तरह का सफ़र अभी आपका चल रहा है प्रदेश की? देखो, मैं पिछले 2.5 साल से मैं एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मेरा 2020 बैच में जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था। हरियाणा एक बहुत ही अच्छा, समृद्धशाली और एक अच्छा प्रदेश है, और मुझे एक बहुत ही सौभाग्य मिला है कि जो मेरी एक ड्रीम जॉब मुझे प्राप्त हुई। और इसमें मैंने पिछले 1 साल से एज ए जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में था, काफ़ी काम करने का मौका मिला। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक पेंडेमिक थी, जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड, अपने यहाँ पे अलग तरह की एक जो बीमारी थी, और उसके ऊपर क्या होता था कि प्रशासन की काफ़ी प्रशासन का योगदान रहा उसमें, और मुझे काम करने का मौका मिला। आई एंजॉय द वर्क। बिल्कुल, तो जिस तरह से आप प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश की सेवा करते हुए किस तरह की चुनौतियां अभी तक सामने आई हैं जिसे आपने फेस किया है? अभी तक जो सबसे पहले तो
शुरुआत में हमारी ज्वाइन की ट्रेनिंग के दौरान ही सबसे बड़ा तो ये कहेंगे कि पेंडेमिक व कोविड-19 का चुनौती आ गई थी। और ये चुनौती जो कई सालों से एकदम से नई चुनौती थी, और इस नई चुनौती के दौरान नया सीखने को भी हमें मिला अपने सीनियर से भी, और नए प्रकार, क्योंकि चुनौतियां तो आएंगी एडमिनिस्ट्रेशन में सब, चाहे ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये एक किस्म का हेल्थ हजार्ड था, उसके दौरान सीखने को ही मिला अभी तक तो। और आगे जब जॉब करते जाएंगे उस हिसाब से अपना पिछले एक्सपीरियंस को और जो हमें कुछ सीखा है उसको। बिल्कुल, जिस तरह से बात की आपने कोविड की, जब कोरोना की पहली लहर आई, पहली के बाद दूसरी, तीसरी, तीनों लहरें जिस तरह से आई, पहली लहर की अगर मैं बात कर लूं तो पहली लहर में भी लगातार लोगों के लिए कई समस्याएं आई। दूसरी लहर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो ऑक्सीजन की थी। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा था, सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़ रहा था। उस दौरान किस तरह से स्थिति को संभाला, किस तरह से मैंने? उस टाइम पे जब सेकेंड वेव थी, जो फर्स्ट वेव थी, उस फर्स्ट वेव तो इतनी ज़्यादा आपको पता ही है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सेकंड वेव के अंदर थोड़ा सिचुएशन एग्रावेट हुई थी। उस टाइम पर हमें एज ए जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में था, नो डाउट थोड़ी ऑक्सीजन स्कार्सिटी थी। कुछ क्या थी कि कुछ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी भी थी, क्योंकि लोग पैनिक में आ गए थे। होर्डिंग वगैरह की भी कुछ हमारे पास रिपोर्ट आई थी, लेकिन उनको करते हुए हमने काफ़ी सरकार के स्तर के ऊपर प्रयास किया। अभी हमारे पूरे 500 मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। ये अपना चाहे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, BPS खानपुर है, SHKM नल्लड़ है, और अपने जितने PHC है, CHC के ऊपर है। तो हमने तकरीबन मेडिकल कॉलेज को तो लगभग 100 बेडेड ऑक्सीजन पे कर दिया है। उसको जैसे फेज मैनर में जैसे LMO टैंक भी लगा दिए हैं, अपने PSA प्लांट भी लगा दिए हैं, D टाइप के सिलेंडर भी दे दिए हैं उसी टाइप से। तो काफ़ी इसके दौरान भी कुछ सीखने को ही मिला। कुछ नो डाउट हर कंप्लीट नहीं होता है, कुछ जो कमियाँ रह गई थी अरेंजमेंट में, उसके लिए रेडी सरकार ने अपने माननीय मंत्री जी विज साहब के, माननीय चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल के नेतृत्व के अंदर काफ़ी हद तक हमारे प्रशासन ने और उसके लिए तैयारियां की हैं। और अगर फ्यूचर में कोई ऐसी आएगी तो प्रशासन पूरी उसको लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें हम आपके निजी अगर बात करें तो किस तरह से स्कूलिंग हुई, कहाँ से स्कूलिंग की आपने? तो मेरी जो स्कूलिंग है, जैसे कि मैं बताया कि मेरा बर्थ खातीवास गांव है, जो आज प्रेजेंट चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में, चरखी दादरी के बिल्कुल नज़दीक ही है। ज़्यादातर स्कूलिंग मेरी प्राइमरी स्कूल गांव में हुई। उसके बाद 10वीं तक मैंने नियर बाय टाउन है चरखी दादरी, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। +2 भी वहीं के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उसके बाद में मैंने जैसे कि आर्मी को ज्वाइन कर लिया था एट द एज ऑफ 17। बिल्कुल, चरखी दादरी से उठकर आर्मी में जाना और आर्मी के बाद लगातार जो सफ़र है वो लगातार अभी आपका चल ही रहा है। चुनौतियों की जैसे हमने बात करी, कई चुनौतियां सामने आई होंगी, लाजमी सी बात है। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो क्या आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है जो प्रदेश की सेवा में लगे हों, आपके परिवार में कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, मेन जो आज जो ऊपर जो मेरा यहाँ तक जो आने का है और जो मेरे यहाँ की जो सफलता है, उसमें अगर बैकग्राउंड कहूँ तो मेरे दादाजी थे। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और वो एक टीचर होते थे, और उन्होंने अपने रहते हुए मेरे आसपास के गांव के अंदर उनकी वजह से स्कूल वगैरह उन्होंने खुलवाए थे। पिताजी मेरे किसान थे, और किसान होने के बाद पूरी मेहनत की तो बचपन से ही पिताजी के जो संस्कार कहेंगे। उसके बाद पूरी मेरी सफलता के अंदर बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत ही योगदान है, उनका कांस्टेंट मोटिवेशन, उनके लगातार मेरी क्षमता के अंदर विश्वास रखना, और माता का भी इसी की वजह से सारा मुझे उनका कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता रहा। क्योंकि जब मैंने 15 इयर्स के बाद जब जॉब छोड़ी तो उस टाइम के ऊपर भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 2 बेटियां भी थी और फाइनेंस को आपको पता है उसको भी देखना था। तो उनका कांस्टेंट मोटिवेशन और सपोर्ट भी रहा, और किसी वजह से मेरे को सफलता पाने में काफ़ी मदद मिली। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से कई सवालों के जवाब हम लगातार यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हमारे साथ नसीब कुमार जी बने हुए हैं, कई सवालों के जवाब उनसे लगातार ले रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ और बातें। नसीब कुमार जी, जिस तरह से कई सवालों के जवाब मैं आपसे ले चुकी हूँ, एक और सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर। जिस तरह से लगातार आपने अपने सफ़र के बारे में बात की, आपने बात की किस तरह से चुनौतियाँ रहीं। बात अगर आपके परिवार की करूँ तो आपके परिवार में कौन कौन है?
परिवार में अभी जैसे मैं बताया था, माता जी हैं, पिताजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हम 2 ही भाई हैं। उसके बड़े भाई ही इज़ मैरिड, उनकी वाइफ, मेरे 2 बिटियां हैं। एक अभी MBBS में इसी साल उनका एडमिशन हुआ है MBBS के लिए थ्रू नीट के, और दूसरी जो बिटिया है अभी वो 10th क्लास में है। और वाइफ है वो मेरे साथ में ही है। अभी बीच में उनके कुछ दिन टीचिंग की जॉब की थी, बट फिर मैं पर्सनल लाइफ को थोड़ा, जब मैं आर्मी में था, वो जॉब में थी, तो पर्सनल लाइफ को थोड़ा सेट करने के लिए उनकी जॉब में उन्होंने जॉब मैंने छुड़वा दी थी। तो जिस तरह से फैमिली की बात करें तो जो जॉब आपका है, जो ड्यूटी आप कर रहे हैं, जिस तरह से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ऐसे में परिवार को समय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो परिवार को किस तरह से समय देते हैं आप? ये बड़ा टाइम मैनेजमेंट का है। अभी तो काफ़ी कुछ तो टाइम मैनेजमेंट जो मैं कहूँगा कि अपनी आर्मी ने सारा टाइम मैनेजमेंट सिखा ही दिया था, तो कुछ तो अडेप्टेबिलिटी हो जाती है। बिफोर 2007-8 तक तो मैं अकेला ही रहा था। मैं जैसे कि 2001 में दिसंबर में मेरी मैरिज हो गई थी। मैरिज के बाद में लगभग मेरा J&K का टेन्योर रहा था, तो लिमिटेड जो छुट्टी होती है उसी पर आते थे। उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद में तो मैंने दोनों को काफ़ी बैलेंस किया, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, और मैं इसको अच्छी तरह से बैलेंस कर लेता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से अगर अभी आपने बताया कि बैलेंस अभी, लेकिन अगर बात करें आर्मी की तो बिल्कुल सही आपने कहा कि आर्मी में जब आप थे उस वक्त तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता होगा वक्त देना परिवार को। नहीं, हाँ, उसके दौरान जब शुरुआत जब होती थी, जैसे मैंने 98 में ज्वाइन किया, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल में हुई, तो तब भी मोड ऑफ कनेक्शन या कहेंगे कम्युनिकेशन के थोड़े ही इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे उस टाइम के ऊपर। अपना जैसे चिट्ठी से ही ज़्यादा पत्राचार होता था या लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो जैसे हम कारगिल में होते थे तो रात को 12 बजे के करीब नंबर आता था कॉल करने का, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए। तो कई बार जैसे चिट्ठियाँ आती थी 1 वीक के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था घर से जुड़ना। छुट्टियाँ भी काफ़ी वहाँ पे, तो जैसे उस टाइम पर हम कारगिल आते थे, अगर हमें छुट्टी घर भी आना पड़ता था तो 5 दिन तक तो पहुँचने में लग जाते थे, क्योंकि वहाँ का रोड की मोटरेबल रोड नहीं है। अब जैसे वहाँ से कारगिल से चले, कारगिल से ले पहुँचते, ले से आगे थ्रू रोड आते, या तो बाई एयर भी लिमिटेड होता था उसी टाइम के ऊपर। अब तो ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है। या तो मनाली और रास्ते हिमाचल आते थे, अगर श्रीनगर होते तो श्रीनगर से जम्मू से फिर पहुँचते 4 से 5 दिन लगते थे। तो बड़ा ये मैं कहूँगा कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो उस टाइम पे तो इसके थ्रू ही अपना परिवार के साथ कम्युनिकेशन होता था। साल में जो छुट्टी होती है लिमिटेड होती है, तो उसको ऐसे मैनेज करते थे ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। और हमारे जो सीनियर और आर्मी भी कोशिश ये करती है कि वो ऐसी प्लान करती है कि हर 3 महीने के बाद हर आर्मी पर्सन अपने घर में जाए, तो ऐसे बैलेंस। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि उस दौरान आर्मी में जब आप थे तो चिट्ठियों का दौर था। चिट्ठी अगर आज लिखी है तो लगभग 5 से 6 दिन बाद वो चिट्ठी आपको मिलती होगी। और अगर बात करें उस वक्त फ़ोन के ज़रिए क्या आप बात कर पाते थे घर पर? हाँ, फ़ोन के ज़रिए बात। जब उसके बाद में सैटेलाइट फ़ोन लग गए थे। शुरुआत में तो क्या होता था कि कारगिल में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं था, क्योंकि शुरुआत मेरी जॉब लगभग 2 साल में कारगिल में रहा, प्रॉपर कारगिल के अंदर ही, J&K के अंदर। तो वहाँ पे इतना था नहीं, तो वहाँ पे क्या होता था, लिमिटेड होता था डिमांड एंड सप्लाई। फ़ोन STD के ज़रिए 1 या 2 होते थे, संख्या ज़्यादा होती थी। तो कई बार रात को ही ज़्यादातर मैं यूजुअली बात करता था, तो घर पे भी लैंडलाइन फ़ोन होता था। तो रात के 12 बजे उस टाइम पे मेरी वही नहीं थी, तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी फ़ोन को अपने साथ में ही रख के सोती थी कि रात को बेटा का कॉल आएगा। तो काफ़ी बड़ा मतलब वो अच्छा लगता था। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात करें लगातार अगर सफ़र की बात जिस तरह से रही, चुनौतियों की बात रही, कोई ऐसा किस्सा आर्मी का जो आप शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि आपका पहला जॉब था, जोश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 17 साल की बहुत कम उम्र होती है एक बच्चे की, और वो बच्चा आर्मी में गया एक जोश के साथ। तो क्या अगर किस्से कहें तो किस्से तो मैं कहूँगा कि आर्मी के, अगर मैं कहूँगा कि अगर मेरी 15 साल मैंने सर्विस की तो लगभग एक नहीं मेरे कोई अनेक ही किस्से हैं। और शायद मैं कहूँगा कि कोई वीक ऐसा जाता था जिसके अंदर कोई अपनी आर्मी का मतलब ये न रहा। आप जो जानते हो, जैसे ट्रेनिंग ख़त्म की थी, पहली पोस्टिंग वहाँ पे हो गई थी, कारगिल के दौरान हो गई थी। ये सभी को पता है, वहाँ पे बड़ी हार्डशिप है कारगिल की।
और खासकर JNK में हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर ऑपरेशन विजय के बाद वहाँ ज़्यादा लड़ाई दुश्मन के साथ ना होके ज़्यादा लड़ाई मौसम के साथ होती है। वहाँ का आपको पता है एडवर्स कितना क्लाइमेट होता है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो बड़ी बड़ी जैसे पहाड़ के ऊपर हमारी जो पोस्टें होती हैं तो वहाँ के ऊपर काफ़ी मतलब उनको स्केलिंग करना, क्लाइमेटाइजेशन होता है, हेल्थ प्रॉब्लम में भी आने का है। तो अपने आप को सबसे बड़ा अपने हेल्थ को भी बचा के रखना है और प्लस अपनी ड्यूटी भी करना है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग ही था। उसके दौरान अगर आप जाओगे तो उसके में आपको जैसे नाइट में कोई पेट्रोल भी करनी है, पूरी सर्दी के अंदर जब ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा हो जाता था तो वहाँ तो डे टू डे लाइफ का ही मतलब चैलेंज ही रहता था। फिर जैसे कारगिल बाद अगर हम JNK के साइड में आ जाते हैं तो वहाँ पे तो काउंटर इंसर्जेंसी ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर आप लड़ाई करें तो एक दूसरे क्या होता है कि सामने की लड़ाई यानी कि कन्वेंशनल लड़ाई में वो आसान होता है, लेकिन जो काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई होती है ये बड़ी चैलेंजिंग होती है। इसमें अपने आप को ये मालूम नहीं होता कि आपके ऊपर जैसे मिलिटेंट है वो कहाँ से अटैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि आप अपने को बचाव रखना होता है और बड़ा ही मतलब आपको प्रोटोकॉल और प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। चाहे आप अपने पेट्रोल कर रहे हैं या कोई एम्बुश कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट सर्च कर रहे हैं, तो जहाँ भी उसमें कार्रवाई में होता है तो बहुत ही चैलेंज होता था। तो वहाँ के ऊपर बड़ा मतलब ये चैलेंज ये है कि अपने आप को बचाव सबसे पहले है। तो उसमें अगर आपने प्रॉपर अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना, पटका अपने थ्रूप जो हमारी आर्मी की सबसे अच्छी क्या है कि आर्मी हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग के अनुसार अगर उस गाइडलाइन करें तो काफ़ी हद तक सक्सेस हैं और हमारी आर्मी काफ़ी सक्सेसफुल भी है। पूरी प्रोफेशनलिज्म तो हमारी आर्मी की मैं कहूँगा कि वर्ल्ड की बेस्ट है और जो हमारे को जो ट्रेनिंग दी गई है उससे। बिल्कुल। तो आर्मी के दौरान आप इंजर्ड भी हुए थे, चोट भी आपको? हाँ, उसके प्रोसेस के दौरान जैसे कुछ टाइम पर ऑपरेशन के दौरान हुआ, फिर उसके बाद मैं JNK काउंसिल डोडा डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ भी इंजर्ड हुआ 2-4 बार। कुछ मेजर इंजरी हुई, कुछ स्मॉल इंजरी हुई, क्योंकि जो भी काफ़ी ऐसी चैलेंजिंग थी। कई बार नाइट में भी ऑपरेशन होता था, कई बार इनकाउंटर भी हो जाते थे, तो इनकाउंटर स्थल के ऊपर हमें जाना पड़ता था। तो यही होता है कि सामने से अभी आपको पता ही है कि जब बुलेट आएगी तो ये पता नहीं है ना कहाँ से आ जाएगी, तो उसमें अपना बचाव भी रखना है। कुछ एरिया ऐसा होता था वो पूरा जिग जगह ऐसा कोई प्लान तो होता नहीं था। अब JNK के अगर फिजियोलॉजी देखोगे तो पूरा हिल एरिया होता है, तो हिल एरिया के अंदर ऑपरेशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, सीधा डायरेक्ट आपको क्रॉस कंट्री चलना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा हो। जब आप इंजर्ड हुए तो आपकी उम्र कितनी रही होगी? इंजर्ड तो मेरा टाइम गैप के अनुसार 3-4 बार इंजरी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जैसे शुरुआत में ही कहूँगा कि 17-18 साल में हो गई थी, उसके बाद 23 साल में, फिर एक 2000 यानी कि 25 ईयर्स में। बिल्कुल। 2-3 बार इंजरी का सामना। तो जब एक 17 साल का बच्चा जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सेना में पहुंचा और आप जब पहली बार इंजर्ड हुए तो स्वाभाविक सी बात है कि माता पिता बड़ा घबरा जाते हैं कि नहीं तुम वापस आ जाओ, नहीं करानी है हमें इस तरह से, तुम्हें चोट लगी है। तो क्या कभी इस तरह से? इसके अंदर खुद तो मेरा इंथुजियाज्म था, इसमें मेरे फादर का बड़ा योगदान था। देखो माँ तो माँ ही होते हैं, माँ का तो थोड़ा डर रहता है, भाई का भी, उनका भी। जैसे कारगिल के दौरान ही हम फर्स्ट बार गए थे तो इवन काफ़ी दिन तक हम छुट्टी भी नहीं आए थे। उसके दौरान भी कभी भी हमेशा पिताजी ने सपोर्ट ही किया था। तो हमेशा पिताजी का कुछ आदर्श लगा लो, दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, और दूसरा देश सेवा के लिए कुछ हमारे भी सेज के अंदर भी ये था, नया मतलब ये था कि हम वापस ना आए और न कुछ छोड़ने का कोई वो मन नहीं था। तो काफ़ी रोमांच सा था। लाजमी सी बात है कि देश की सेवा करके तो बहुत अच्छा आपको लगा, अब प्रदेश की सेवा आप कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है, कैसी अनुभूति? मुझे अनुभूति तो कि मुझे बहुत ही अच्छा सौभाग्य मिला और तब मुझे काम करने का मौका मिलेगा। और हमारा जैसे तुरंत मैं कहता हूँ कि सौभाग्य से मेरा इस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में सिलेक्शन हुआ। अभी तो मुझे 2.5 से 3 साल ही हुए हैं, अभी मेरी ये सेकेंडरी पोस्टिंग है। अभी तो ये लगाओ कि जैसे कुछ सीखने का है और आज मैं पूरे प्रयास करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस अपनी आर्मी से सीखा है या टीचिंग लाइन से सीखा है, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी मैं डे टू डे लाइफ में या डे टू डे मेरे वर्क में है, मैं पूरा अपना प्रयास करूँगा अपने। जिस तरह से लगातार चुनौतियां सामने आ रही हैं, ये सवाल है मेरा कि अभी और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अभी करने हैं, जो योजनाएं हैं जो अभी धरातल पर उतारनी है? धरातल को तो डेली टू डेली बेस के अंदर अब जैसे हरियाणा के अंदर है, जैसे डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारा, तो काफ़ी हद तक तो इसमें सफलता भी पा ली है। और इसके दौरान मैं खुद इसका पक्षधर हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा कि हमारी ज़्यादातर खासकर हमारी हरियाणा सोसाइटी को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी माना जाता है। प्रेफरेंस एक
मेल को ज़्यादा दी जाती है। तो उसको मैंने खुद अपने लाइफ में किया कि मैंने अपनी 2 ही बेटियाँ मेरे पास में, और मैं कोशिश रहेंगी कि एक तो ये वाले जो हमारा जो टैग लगा है तो ये सारा इसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, और जो भी और ज़्यादातर जो भी अपना यहाँ का जो डेवलपमेंट है हमारे हरियाणा प्रदेश का, वो जो मुझे जिम्मेदारी मिलेंगी उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूँगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और आपसे मेरा है, जिस तरह से आपने तीनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, एक जिम्मेदारी अभी भी आप निभा रहे हैं, परिवार को भी आप लगातार समय दिया, आपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़े। कई युवा हैं हमारे जो आर्मी की तरफ भी बढ़ रहे हैं या जो प्रदेश की सेवा करने के लिए भी लगातार तत्पर प्रयास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या एक संदेश होगा? उनके लिए संदेश यही होगा कि आर्मी तो एक बहुत ही एक अच्छा कैरियर भी है और देश सेवा का भी है। और मैं कहता हूँ आर्मी आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है, ट्रांसफॉर्म आपको फिजिकली भी, मेंटली भी, और उसके साथ में आपका कैरियर भी ब्राइट देगी। और मैं अगर आज जो मैं इस पद पे हूँ या मैं इस अपने लेवल पे आया हूँ तो मैं सारा क्रेडिट अपनी आर्मी ट्रेनिंग को दूंगा, अपनी आर्मी सर्विस को दूंगा, क्योंकि आर्मी की वजह से जो मैं हूँ आज आर्मी की, मैं तो ये कहूँगा कि आर्मी की वजह से, क्योंकि उसके मुझे मेहनत करने की आदत सिखाई, मुझे उसने अपनी जो एटिकेट्स हैं, जो मुझे अपने बारे में मेरे को ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि शुरुआत में कपड़ा पहनने से लेके, खाने से लेके, यानी कि हर फील्ड के अंदर, इवन एजुकेशन के भी अपॉर्चुनिटी दी मेरे को, क्योंकि वहीं रहते रहते मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पीजी की, यूजी की। फिजिकल तो आर्मी का अपना अब तरफ से पूरा ध्यान देते ही रहते हैं, तो आर्मी इज ए बेस्ट ऑप्शन और देश सेवा करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय नसीब कुमार जी हमें दिया और इतनी सारी बातें आपसे हुई, बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो बिल्कुल, ये थे आज हमारे आपका अफसर खास कार्यक्रम में नसीब कुमार जी सिटी मजिस्ट्रेट हैं और कई जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाया है। जिस तरह से मुलाकात हमने करवाई, आर्मी ऑफिसर से शुरू हुए, आर्मी में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद प्रोफेसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और प्रोफेसर के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के बाद आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो आज आपकी मुलाकात सिटी मजिस्ट्रेट नसीब कुमार जी से हुई है। अगले एपिसोड में फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और ऐसे अधिकारी से जो लगातार अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।